हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नई प्लेलिस्ट जो कि होने वाली है बिजनेस लॉ पर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ने वाले हैं। फुल स्टडी मटेरियल रहेगा लेकिन एक शॉर्टर वर्जन में। इसका मतलब है ये जो सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है डिटेल्ड नॉलेज, यानी कि इनको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए कि ये पढ़ क्या रहा है, क्योंकि ये इनका एक फाउंडेशन लेवल है। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बिजनेस लॉ ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, वो भी हम पढ़ रहे हैं ICAI के स्टडी मटेरियल से, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका शॉर्टर वर्जन। अब ये आप सभी को दिख रहा होगा कि ये पूरा जो है हमारा ये स्टडी मटेरियल है। करेक्ट? ये जो PDF है चैप्टर 1 की, ये स्टडी मटेरियल ही है, बट मैंने इसमें चेंजेस कर लिया है। हमें लंबी लंबी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, हमने इसका शॉर्टर वर्जन तैयार करके रखा है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल बट उसका शॉर्टर वर्जन। ठीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ के चैप्टर 1 पे। और चैप्टर 1 कौन सा है हमारा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या है चैप्टर 1, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हम साथ के साथ याद भी करेंगे, इसलिए कोई ऐसा नहीं करेगा कि वीडियो स्किप करके जंप आउट कर ले नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं, हमें साथ के साथ याद करना है। फाउंडेशन वाले बच्चों का बेस हमेशा क्लियर होना चाहिए। करेक्ट? ठीक है, अगेन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है यहाँ पर। अगर किसी को लिखना है साथ के साथ अपनी बुक्स में लिख सकता है। अगर किसी को ये PDF चाहिए तो अगेन ये वीडियो अपलोड होने के बाद वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इट मीन्स सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड अथॉरिटीज़ जो कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस और कंपनीज़ को किस तरीके से काम करना है इंडिया में। सिंपल सी डेफिनेशन साथ के साथ याद करते हैं। देखो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या, सेट ऑफ रूल्स। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स, लॉज और अथॉरिटीज़। 3 वर्ड पढ़े हमने, सेट ऑफ रूल्स, लॉज और अथॉरिटीज़। क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे और गाइड करेंगे। क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी, गाइड करेंगी। किस किस को, बिजनेस को, कंपनीज़ को। शुड वर्क इन इंडिया, कि किस तरीके से वो इंडिया में वर्क कर पाए। अगेन हाइड कर दो, बिल्कुल वीडियो पे हाथ रख लो और पढ़ो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या बोलता है। अगेन इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, लॉज, अथॉरिटीज दैट कंट्रोल एंड गाइड हाउ बिजनेस एंड कंपनीज शुड वर्क इन इंडिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, जिससे हम मेक श्योर कर सकें कि बिज़नेस फॉलो कर रहा है रूल्स को, बिज़नेस फॉलो कर रहा है किसे, लॉ को। इन्वेस्टर और पब्लिक जो है हमारी वो प्रोटेक्ट रहे, इकोनॉमी रन कर पाए फेयरली और स्मूथली, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में 4 चीज़ें आती हैं। व्हाट इज़ लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, मेजर रेगुलेटरी बॉडीज, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। लॉ में क्या आता है कि कौन कौन से सोर्स हैं लॉ के, कैसे लॉ बना था, इसके टाइप्स आ जाते हैं। फिर इन्फोर्समेंट आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन सी होती है हमारी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, MCA होती है, सेबी होती है, RBI, IBBI और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, वो पढ़ना है हमें। इसमें टाइप्स ऑफ लॉ भी दे रखा है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ये सब हमें क्या पढ़ना है, हमें चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। ये सिर्फ हमारा ओवरव्यू दे रखा है हमें। अब देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब जब क्योंकि लिख ही रखा है तो पढ़ भी लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या दे रखा है, मैनेजिंग द इकोनॉमी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मतलब क्या होता है हमारा पैसा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या होता है, वो मैनेज करता है हमारी इकोनॉमी को, हमारे पैसे को और हमारे टैक्सेशन को। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, ये भी पढ़ लेते हैं जब लिखा है तो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब गिविंग एवरीवन अ फेयर चांस टू बी हर्ड बिफोर एनी डिसीजन इज मेड अगेंस्ट दैम। देखो, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताते हैं। ये हमारा कोर्ट रूम है, यहाँ पे हमारा जज बैठा है, ये उसकी टेबल। ठीक है, यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं अपनी बातें बोल के। अब इस जज का काम क्या है, वो इधर की भी सुनेगा और वो इधर की भी सुनेगा, उसके बाद ही तो कोई डिसीजन दे पाएगा। करेक्ट? यानी कि एक जज का काम क्या होता है, फेयर चांस, ठीक है, देना किसको, एवरीवन, गिविंग फेयर एवरीवन अ फेयर चांस टू बी हर्ड, यानी कि हर किसी को चांस मिलेगा कि हम आपकी बात सुनेंगे डिसीजन पास करने से पहले। क्लियर? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बाकी MCA की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IBBI की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, ये अब यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपकी बुक में ना बहुत लंबा और डिटेल्ड वर्जन दे रखा होगा, वो पढ़ने की नीड नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, हम इसका एक शॉर्टर वर्जन पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था हम पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल ही, बट उसका शॉर्टर वर्जन। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं वाई स्टडी लॉ इन सीए। सीए में लॉ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? भाई आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, आप सीए बनने वाले हो, सीए फाउंडेशन में हो आप, तो क्यों ज़रूरी है लॉ पढ़ना? लॉ पार्ट है आपके सिलेबस का, इसलिए सीए डील करता है लीगल मैटर्स को इन प्रैक्टिस। यानी कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप सीए बन जाओगे, उसके बाद आपको डील किस चीज़ से करना होगा? लीगल मैटर्स से। आपका क्या काम रहेगा कि लीगली हम किस तरीके से पैसा बचा सकते हैं, पैसे को किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ये काम रहेगा एक सीए का। सीए एडवाइस करता है अपने क्लाइंट्स को कि मैनेजमेंट और कंप्लाइंस कैसे करने हैं उनको। नॉलेज ऑफ लॉ इज़ इक्वल टू बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट। यानी कि अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको लॉ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसलिए हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। पर्पस ऑफ लॉ क्या होता है? लॉ का मेन पर्पस क्या होता है? कि क्रिएट करना एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिकली लॉ बनता है किस लिए? जिससे हम सेट कर सकें कि हमारे रूल्स क्या क्या है, हमारे रेगुलेशंस क्या क्या है। गवर्नस कंडक्ट ऑफ पीपल, यानी कि गाइड करना होता है पर्सनल लाइफ को और बिजनेस रिलेशनशिप्स को। हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑर्डर, जस्टिस एंड फेयरनेस। ये काम होता है हमारे लॉ का। इवोल्यूशन ऑफ लॉ कैसे हुआ, यानी कि लॉ आया कहाँ से? तो सोसाइटी मूव करी हंटर गैदर स्टेज से। यानी कि पहले क्या होता था, लोग हंटिंग करते थे, लोग जानवर को मारते थे, खाते थे। फिर आया, लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फैक्ट्रीज आ गए, और अब है मॉडर्न सोसाइटी। तो क्या हो रहा है, सोसाइटी मूव कर रही है वन स्टेज टू सेकंड स्टेज में। तो लॉ ऑलवेज एग्जिस्टेड। ठीक है, लॉ हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, गाइड करता है सोसाइटी को कि राइट पाथ क्या है, आइडेंटिफाई करता है और पनिश करता है वायलेशंस को। आइडेंटिफाई मतलब किसी ने क्या गलत काम करा है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद पनिश कर देंगे उसको कि उसने ये लॉ हमारा वायलेट कर दिया। एंशियंट लॉ में क्या होता था, कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है, 1792 BC से 1758 BC तक चला बेबीलोन में। यानी कि सबसे पुराना लॉ था। क्रेव्ड ऑन स्टोन्स प्लेस पब्लिकली फॉर अवेयरनेस। अब हम एंशियंट लॉज की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था, जो हमारे स्टोन्स होते थे ना, उन पे ये लोग इनग्रेव्ड करा देते थे। क्रेव लिख रहा है ना, कार्व्ड ऑन स्टोन्स, यानी कि जो जितने भी पत्थर वगैरह होते थे उन पे लिखवा देते थे कि भाई ये लॉज हैं यहाँ के, ये नियम कायदे कानून फलाना ढमकाना ये सब है। और उन्हें क्या करते थे, पब्लिकली प्लेस्ड कर देते थे। जहाँ भी ज़्यादा पब्लिक होती थी वहाँ उन स्टोन्स को लगवा देते थे कि अब यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो कि ये लॉ है, हमारे ये रूल्स हैं, जिससे पब्लिक क्या हो, अवेयर रहे कि क्या क्या लॉज हैं। फिर आता है 12 टेबल ऑफ रोम, जो है 450 BC का, यानी कि बहुत ही पुराना, इससे भी पुराना है ये। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहला लॉ बना था ये रोमन लॉ। फर्स्ट है डिटेल्ड कोड ऑफ रोमन लॉ, यानी कि प्रोटेक्टेड राइट्स ऑफ पीपल एंड पनिश रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, हमें क्या करना था, जो लोग सही हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना था और जो गलत करते हैं उनको पनिश करना था। मॉडिफाई ओवर टाइम एज पर नीड्स, ये मॉडिफाई होता रहा। अब इसे 12 टेबल्स ऑफ रोम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पे ना 12 ब्रोंज के ना वो थे, स्टोन्स या बड़े बड़े टेबल्स थे, उन पे इनग्रेव्ड कराया गया था जितने भी लॉज थे और उनको पब्लिकली प्लेस करा गया था, इसलिए इसे 12 टेबल ऑफ रोम बोला जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज़ लॉ। अब हमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ लिया, अब है लॉ की बारी कि लॉ क्या है। तो ये छोड़ देते हैं ज़रा, हम पढ़ते हैं ये वाली छोटी सी डेफिनेशन। लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट बनाती है, किस लिए, जो वो मेंटेन कर पाए ऑर्डर, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर कर सके कि सोसाइटी में जस्टिस हो रहा है। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि नहीं, सच सच बताना। लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, याद कर लो साथ के साथ। व्हाट इज़ लॉ? लॉ इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ क्या है, लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय गवर्नमेंट। लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय गवर्नमेंट, किस लिए, टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस इन सोसाइटी। क्लियर? अब सोर्स ऑफ लॉ, व्हाट इज़ लॉ पढ़ लिया। सोर्स ऑफ लॉ
लॉ कहाँ से आया? द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टैट्यूज और लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स एंड इन सम केसेस एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड यूसेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ लिया कि मेन सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना हमारा उससे लॉ बन के आया, जो हमारे स्टैट्यूट से उनसे लॉ बन के आया, और लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज ने लॉ बना दिए वो भी लॉ बन गए। और आता है प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, प्रेसिडेंट्स के आगे मैंने एरो बना के एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है। ये प्रेसिडेंट्स क्या होता है? जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हर एक वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, प्रेसिडेंट्स देखते हैं क्या होते हैं। प्रेसिडेंट्स आर द पास्ट डिसीजंस मेड बाय जजेस इन कोर्ट। ठीक है, विच आर यूज्ड एज अ गाइड इन फ्यूचर सिमिलर केसेस। यहाँ क्या हो रहा है, एक केस आया कोर्ट में और उस पे एक जज ने अपना डिसीजन पास कर दिया। ठीक है, अब वो पास कर दिया, अब सेम एक सिमिलर केस आया है फ्यूचर में हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो पास्ट में डिसीजन लिया गया था हम उसको यूज़ कर लेंगे एज अ गाइड और उसी को फॉलो करेंगे अपने फ्यूचर केस में। उसे बोलते हैं हम प्रेसिडेंट्स। यानी कि जैसे मैं बताती हूँ, जैसे क्या होता है हमारे घर में, हम 2 भाई बहन होते हैं और हमें दिख रहा है कि हमारा बड़ा भाई पढ़ नहीं रहा है, तो हमारे मम्मी पापा ने उसे खूब मारा, ठीक है, कि तू पढ़ ले। अब हमारी बारी आई, हमें दिख रहा है कि भाई अगर मैं भी नहीं पढ़ी तो हमारे पेरेंट्स हमें भी मारेंगे, अब अगला नंबर मेरा ही है। तो मैंने क्या करा, जो पास्ट में केस हुआ है, मतलब मेरा भाई पिट गया, मुझे दिख गया, मुझे पता चल गया कि पास्ट में डिसीजन क्या लिया गया मेरे पेरेंट्स के थ्रू कि इस बच्चे को मारो, ये पढ़ा नहीं है, तो कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, पास्ट के डिसीजन को याद करके अपना फ्यूचर संभाल लूँगी कि नहीं भाई मैं किताब लेके बैठ जाऊँ और पढ़ लूँ। क्लियर? अब आता है आगे, ये हो गया यहाँ पे वेरियस कोर्ट्स एंड इन सम केस एस्टैब्लिश्ड कस्टम एंड यूजेजेस। ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर दैट इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द बेसिस एंड सोर्स फॉर ऑल लॉ। ठीक है, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा लॉ बने हैं सारे के सारे। वी इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। यानी कि क्या है, हम चूज़ करते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होने वाला है। हम किसी एक पर्सन को चूज़ कर लेंगे कि पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन हमारी साइड से बोलेगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेक लॉज इन पार्लियामेंट और इन देयर स्टेट असेंबलीज एज द केस मे बी। तो जो हम जिन लोगों को वोट देकर खड़ा करते हैं कि हमारी साइड से ये है, वो लोग लॉ बनाते हैं किस किस के लिए, अपने स्टेट असेंबलीज़ के लिए और पार्लियामेंट के लिए। सो पार्लियामेंट इज़ द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी। अब क्या हो गया, पार्लियामेंट हो गया इज़ द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी। द लॉ पास बाय पार्लियामेंट में अप्लाई थ्रू आउट ऑल और अ पोर्शन ऑफ इंडिया वेयर एज द लॉज पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाई ओनली विद इन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स कहाँ अप्लाई होंगे, सिर्फ स्टेट में। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने अप्लाई कर दिया है कोई लॉ तो वो पूरे इंडिया में ही अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं नीचे क्या दरकार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 पास्ड बाय यूके पार्लियामेंट लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद कर लेना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इतने में पास हुआ था यूके पार्लियामेंट के थ्रू। ये चेंज करता था सिस्टम फ्रॉम यूनियनरी टू फेडरल, डिवाइडिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 बना, उसमें क्या डिसाइड हुआ कि अब कोई भी एक बंदा, मतलब किसी भी एक पर्सन के पास पावर नहीं होगी, हम अपनी पावर डिवाइड कर देंगे सेंट्रल और स्टेट में। यानी कि सेंट्रल जो बनाएगा लॉ वो सेंट्रल के लिए बनाएगा, स्टेट के लिए जो बनाएगा वो स्टेट के लिए बनाएगा। ये हमने डिसाइड कर लिया कि ऐसा नहीं होगा कि सेंटर ने जो लॉ अप्लाई कर दिए वो सेंटर पे भी अप्लाई होंगे और स्टेट पे भी नहीं। सेंटर वाले सेंटर पे बनाएंगे और स्टेट वाले स्टेट के लिए बनाएंगे लॉ। ये हमने डिवाइड कर दिया। 1937 में फेडरल कोर्ट सेटअप कर दिया। अब हमने फेडरल कोर्ट मतलब दोनों के पास पावर, सेंट्रल के पास भी और स्टेट के पास भी। यूनिटरी मतलब सिर्फ एक के पास, फेडरल मतलब हमने पावर डिवाइड कर दी सेंटर और स्टेट में। क्लियर?
अब देखो फिर से सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन मत करना। यूनिटरी मतलब किसी एक के पास पावर, फेडरल मतलब हमने पावर डिवाइड कर दी। सेंटर के पास सेंटर की होगी, स्टेट जो लॉ क्रिएट करेगा वो स्टेट पर ही अप्लाई करी जाएगी। अब हमने 1937 में फेडरल कोर्ट बना दिया है। अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को देखेगा। अब अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है, यानी कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर अपील अगेंस्ट लोअर कोर्ट डिसीजन। अपीलेंट डिसीजन यानी कि कोई गांव वगैरह का कुछ डिस्प्यूट था, उन लोगों ने आके एक लोअर कोर्ट में अपना केस रखा और वहाँ पे वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए कि नहीं हम लोग सेटिस्फाई नहीं है कोर्ट के डिसीजन से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं। उसे बोलते हैं अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि एक छोटे कोर्ट में उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला रिजल्ट से, तो वो हायर कोर्ट में सेम केस अपना लेकर जा सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि पावर ऑफ अ कोर्ट टू हियर अ केस फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ केस पहली बार आया होता है, यानी कि जो हमारा लोअर केस था वहाँ पे पहली बार केस आया, तो इसे क्या बोलेंगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब ये लोअर कोर्ट से हमारे जितने भी लोग थे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि भैया हमें सही डिसीजन मिला है, तो वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट में अपील कर देंगे, उसे बोलते हैं अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी पावर टू एडवाइज द गवर्नर जनरल। ठीक है, एडवाइजरी पावर क्या होती है, यानी कि हमारे पास पावर है कि हम गवर्नर जनरल को एडवाइस दे सकते हैं। द कोर्ट फंक्शन फॉर 12 ईयर्स। ये फेडरल कोर्ट सिर्फ 12 साल चला और इसने 151 केसेस देखे क्या सुने। ठीक है, इट वॉज लेटर रिप्लेस बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है, यानी कि एपेक्स कोर्ट है वो हमारे इंडिया का। अब फेडरल कोर्ट जो था हमारा उसको हटा दिया गया और उसका नाम अब रख दिया, 12 साल बाद उसको बोल दिया गया कि तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अब इसकी रैंकिंग कुछ इस तरीके से होती है हमारे यहाँ। सबसे पहले सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उससे छोटा हाई कोर्ट, उससे छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे छोटा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कोर्ट्स को। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, The Constitution of India 1950 is the supreme law that defines the democratic system, fundamental rights, duty of citizen and the power of central and state government. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 जब आया हमारा, तो उसने सुप्रीम लॉ पास कर दिया और क्या डिफाइन करा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स सबके पास होने चाहिए, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स होनी चाहिए और जो पावर है सेंट्रल की और स्टेट की गवर्नमेंट की उनके पास होनी चाहिए। इंडिया ने फॉलो करा हाइब्रिड लीगल सिस्टम। देखो हाइब्रिड मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ मेकिंग सिस्टम होने चाहिए। अब डिफरेंट टाइप में क्या करा, डिवाइड कर दिया लॉ मेकिंग पावर 3 लिस्ट में। अब ये 3 लिस्ट कौन कौन सी थी हमारी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, जैसे कि इनकम टैक्स क्या है, हर सेंट्रल के लिए है। ठीक है, स्टेट में क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रहा है, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ये किसने बनाया, सेंट्रल और स्टेट दोनों ने मिलकर बनाया। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, फिर से देखते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले फेडरल कोड बना। फेडरल कोड कब तक चला, 12 साल चला, उसने सिर्फ 151 केसेस सुने। फेडरल कोड बना, फेडरल कोर्ट में सिर्फ 12 साल चला, 151 केसेस चले। फिर 12 साल बाद क्या हुआ, वो हट गया, रिप्लेस हो गया किससे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है। उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, फिर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट पढ़ा हमने, फिर इंडिया क्या फॉलो करता है, हाइब्रिड लीगल सिस्टम करता है, जहाँ पे 3 लिस्ट आती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकता है, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकता है, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया एंटरटेनमेंट टैक्स। कॉन्करेंट लिस्ट में ये पावर होती है कि भाई ये सेंट्रल और ये स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के बैठ के आराम से लॉ बनाएंगे, और उन लोगों ने एग्जाम्पल के नाम पे दे रखा है स्टैम्प ड्यूटी, दोनों ने मिलके बना दी कि भैया अब स्टैम्प ड्यूटी लगेगी सब पर। क्लियर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। ठीक है, प्रोसेस पढ़ते हैं। व्हेन अ लॉ इज प्रपोज इन पार्लियामेंट इट इज़ कॉल्ड अ बिल। जब भी लॉ प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट में उसे बिल बोला जाता है। यानी कि एक पर्सन है जिसने बनाया कि हमें नए नए लॉ
अप्लाई करने चाहिए इंडिया में, तो उसने क्या करा, उसने एक बिल दिया कहाँ पे, पार्लियामेंट में। हमारा लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि पार्लियामेंट से जो पास हो जाएगा वो होगा बिल। अभी पास नहीं हो रहा, अभी तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा गया है। आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट द लॉ इज़ पास्ड इन लोकसभा। हमने डिस्कशन करा कि ये होना चाहिए लॉ में या नहीं होना चाहिए, डिबेट करी, उसके बाद ये कहाँ चला गया, लोकसभा में। देयर आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड इन राज्यसभा। लोकसभा के बाद कहाँ गया, राज्यसभा। इट देन हैज़ टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले एक बिल आया पार्लियामेंट में, बिल आ गया पार्लियामेंट में, फिर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई, उसके बाद कहाँ चला गया, लोकसभा। लोकसभा के बाद कहाँ गया, राज्यसभा। राज्यसभा से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे कि ये सही है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन कॉल्ड ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, ये वर्ड हमें याद रखना है, ऑफिशियल गैजेट। यानी कि गवर्नमेंट जब भी कोई नोटिफिकेशन या फिर कुछ नई चीज़ लेके आता है तो हमें कहाँ पता चलता है, ऑफिशियल गैजेट में। The law will become applicable from the date mentioned in the notification as the effective date. Once it is notified and effective, it is called an act of parliament. ठीक है, तो हमने कैसे पढ़ा, द प्रोसेस क्या थी लॉ आने की। एक बिल बना, बिल को पार्लियामेंट में भेजा, वहाँ पे डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और फिर लॉ जो द लॉ इज़ पास्ड इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया। राज्यसभा में प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दी कि भैया तुम इसे मतलब आगे बढ़ा सकते हो। तो फिर क्या हुआ, वो लॉ नोटिफाई करा गया गवर्नमेंट ने, किस में, ऑफिशियल गैजेट में, कि भाई अब से इस डेट से ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल कर दी जाएगी। तो वो क्या बन गई लास्ट में, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम। हमने जब ओवरव्यू पढ़ रहे थे हमने टाइप्स पढ़ा था, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब हमें वही पढ़ना है, कितने टाइप के लॉ होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, क्रिमिनल, सिविल, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ मतलब ये नहीं है कि किसी ने क्राइम कर दिया क्रिमिनल हो गया, पढ़ो इसे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है ये। ठीक है, क्रिमिनल लॉ इज़ द लॉ दैट डिफाइन व्हाट इज़ अ क्राइम। मतलब क्रिमिनल लॉ बताएगा हमें कि क्राइम क्या होता है, और एंड गिव पनिशमेंट टू दोज हु ब्रेक इट। यानी कि जो हमारा लॉ बना हुआ है, अगर हमने उसे ब्रेक कर दिया तो हमें क्या मिलने वाली है, पनिशमेंट। और ये लॉ हमें क्या बताता है कि क्राइम होता क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ इज़ कंसर्न विद लॉ परटेनिंग, यानी कि रिलेटेड। तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ इज़ कंसर्न विद लॉ रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ और public wrongs and punishment of the same. Criminal law is governed under Indian Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1973 CRPC. The Indian Penal Code 1860 define करता है क्राइम को, नेचर को, उसके पनिशमेंट को, whereas the Criminal Proceeding Code 1973 डिफाइन करता है एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स। यानी कि कंप्लीट प्रोसीजर होता है इस वर्ड का मतलब। मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग एंड असॉल्ट आर सम एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ हमें क्या बताता है, अगेन इसको सिंपल पढ़ते हैं। अभी तो हमने इतना सारा इसकी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन क्रिमिनल लॉ होता क्या है। क्रिमिनल लॉ वो होता है जो हमें बताता है कि क्राइम क्या है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जब हम देखते हैं कि सामने क्या केस है, कि क्राइम हुआ क्या है, व्हाट इज़ क्राइम, क्राइम क्या है, व्हाट इज़ क्राइम, हम ये देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर पनिशमेंट देंगे, जिसने भी ये लॉ ब्रेक किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, उसे बोलते हैं हम क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट आता है हमारा सिविल लॉ। सिविल लॉ में क्या होता है, सिविल लॉ हेल्प करता है टू सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू थिंग्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली इश्यूज एंड मनी मैटर्स, नॉट क्राइम। देखो हम इन दोनों में ना अगर हम डिस्क्रिमिनेट करें, डिस्क्रिमिनेट क्या हो सकता है, क्रिमिनल लॉ व्हाट इज़ क्राइम, सबसे क्रिमिनल लॉ व्हाट इज़ क्राइम, ठीक है, और पनिश कर देगा जो उसको तोड़ेगा। अब सिविल लॉ, सिविल यानी कि हम सिविलियंस का अगर हम आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कि भैया इसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट था और इसने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, किसी प्रॉपर्टी को लेकर दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, मनी रिलेटेड मैटर्स हैं, यानी कि क्राइम को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ आ जाएंगी, सिविल लॉ में आ जाएंगी। वो होता है हमारा सिविल लॉ। मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन आर डेल्ट विद अंडर सिविल लॉ। यानी कि जो भी हमारे, वही ना, देखो ये जो छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है ना, ये बहुत एक्यूरेट दे रखी है कम शब्दों में। सिविल लॉ हेल्प करता है
कि सेटल कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कर देता है किस चीज़ के वो किस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली इशू एंड मनी मैटर्स को लेकर, ठीक है। मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन आर डेल्ट विद अंडर सिविल लॉ। सिविल कोड इन्फोर्स करता है द वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिविल सूट, ठीक है। सिविल लॉ प्राइमरली फोकस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। सिविल लॉ पनिशमेंट नहीं देता, पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ देता है। सिविल लॉ क्या करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। द एक्ट ऑफ प्रोसेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ आर गवर्न बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 CPC बोलते हैं। वो सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है। अब ये जो होती है ना हमारी सिविल लॉ, ये हम सिविलियंस के लिए होती है। अब ये डिवाइड कर दी हमने अलग अलग पार्ट में। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि किस चीज़ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। फैमिली इश्यूज़ पे हो रहा है तो फैमिली लॉ बन गई। प्रॉपर्टी पे हो रहा है, प्रॉपर्टी लॉ बन गई। और लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है, प्रोवाइड करता है कंपनसेशन फॉर सिविल रॉन्ग दैट आर नॉट कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन इससे बाहर भी हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो कवर हो रही है किसी मतलब हमें जिसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, जो सिविल रॉन्ग था, हमें पता है ये सिविल रॉन्ग था लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो हमें उसकी कंपनसेशन मिलेगी। क्रिमिनल लॉ हमें कंपनसेशन दिलवाता है, सिविल लॉ हमें कंपनसेशन दिलवाता है। सिविल लॉ हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। क्रिमिनल लॉ बताता है क्राइम क्या है और उसको पनिश कर देगा, बस। क्लियर। Some example of civil offense are breach of contract, non-delivery of goods, non-payment of dues to lenders or seller defamation, breach of contract and dispute between landlord and tenant, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट था हमारा दो पार्टीज के बीच में, ब्रीच हो गया। ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। हमने पेमेंट कर रखी है लेकिन हाँ कि हमें गुड्स रिसीव होंगे, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स रिसीव ही नहीं हुए। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लैंडर, यानी कि पेमेंट ही नहीं गई लैंडर को। सेलर डिफेमेशन, सेलर डिफेमेशन क्या होता है, व्हेन समवन इंटेंशनली स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सेलर ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉजिंग लॉस ऑफ ट्रस्ट, कस्टमर्स और इनकम। यानी कि सेलर डिफेमेशन, हमारी शॉप है और हम देख रहे हैं कि सामने वाला बंदा चीख चीख के चिल्ला रहा है, चीख चीख के बोल रहा है, सॉरी चीख चीख के चिल्ला रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं, चीख चीख के बोल रहा है कि भैया ये फ्रॉड प्रोडक्ट्स बेचता है, ये अच्छी क्वालिटी नहीं मेंटेन करता है, एक्सपायर प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है जिसकी वजह से एक सेलर की इमेज ख़राब हो रही है, उसे बोलते हैं सेलर डिफेमेशन। इसकी भी कंपनसेशन हमें कौन दिलवाएगा, सिविल लॉ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये फिर से आ गई लाइन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, एंड डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये हो रहा है। नेक्स्ट आता है कॉमन लॉ। हमारा कॉमन लॉ कौन सा होता है, ए जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट हमने पहले भी पढ़ा था। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, जो पास्ट कोर्ट के डिसीजन को मतलब की हेल्प से फ्यूचर केस को डील करता है, यानी कि पास्ट कोर्ट डिसीजन और अ केस लॉ इज कॉमन लॉ, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन लॉ। ए जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। हमारा मैंने 4 कोर्ट बताए थे, ठीक है, 1, 2, 3 और 4 कि 4 कोर्ट होते हैं। सबसे बड़ा कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट हाई कोर्ट, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्लियर। अब हमने क्या देखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन बोल दिया ना कि ये होना है तो वो सारे कोर्ट पे अप्लाई होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये लॉ बन गया है कि अगर मतलब XYZ हम कोई भी बात ले सकते हैं कि अगर कुछ भी हो रहा है कि उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है। रुक जाओ मुझे एग्जांपल सोचने दो, मैं क्या एग्जांपल बताऊँ तुम लोगों को। ठीक है, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा है क्योंकि मैंने बेसिकली रील्स पे देखा था कि एक हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स ले रहे हैं, डाइवोर्स, ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स ले रहे हैं तो ये कंपल्शन है कि वाइफ को उसकी हाफ ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा
लॉ बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये एप्लीकेबल हर जगह होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सिमिलर केस आता है हाई कोर्ट के पास कि भैया हस्बैंड वाइफ डिवोर्स ले रहे हैं, तो जजमेंट वही पास होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अलाउ कर दिया है। ये जजमेंट डिलीवर बाय सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट किसने पास करी? सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो बाइंड हो जाएगी हर कोर्ट पे जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। ये किस में लिखा है? अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टारे डिसाइसिस। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो होती है द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टार डिसाइसिस इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ। ठीक है, यानी कि जो हमारी कॉमन लॉ है उसको ये प्रिंसिपल सपोर्ट करता है। इट इज़ अ लैटिन फेज दैट मीन्स, इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन फेज है जिसका मतलब है टू स्टैंड बाय दैट विच इज़ डिसाइडेड। हमें उसी चीज़ पे खड़े रहना है जो पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टारे डिसाइसिस रीइंफोर्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट इस्टेब्लिश बाय प्रीवियस डिसीजन। जो पहले हो चुका है, जो पहले एक डिसीजन आ चुका है, हमें उसे ही फॉलो करना होगा। वाइल रूलिंग अ केस वेयर द फैक्ट्स आर सिमिलर और ऑन ऑल 4 लेग्स विद द अर्लियर डिसीजन, यानी कि जहाँ पे सारे फैक्ट्स सिमिलर हैं वहाँ हम सेम डिसीजन ही पास करेंगे जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? यानी कि हम मौका देंगे दोनों पार्टीज़ को कि दोनों आप अपनी बात रखो, उसके बाद ही एक जज अपना डिसीजन सुनाएगा। नेचुरल जस्टिस ऑल्सो कॉल्ड just natural refers to basic principle of fairness that go beyond written laws. Its main rules are nemo judex in causa sua, ठीक है, यानी कि no one should judge their own case. Rule against biasness, यानी कि अगर किसी की लड़ाई जज से ही हो रही है तो जज अपना केस खुद से डील नहीं कर सकता। उस टाइम पर जज भी अपने उस कटघरे में आके खड़ा हो जाएगा और अब हमारे पास एक नया जज होगा जो अपना डिसीजन देगा, यानी कि अपने ही पार्टी के अगेंस्ट, मतलब कोई भी अपना केस खुद नहीं जज कर सकता। नो वन शुड जज देयर ओन केस। ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, मतलब हियर द अदर साइड, फेयर हियरिंग होनी चाहिए, यानी कि हमने एक पार्टी की बात सुन ली और दूसरी की नहीं सुनी, वो ऐसा नहीं चलेगा, हमें दोनों ही पार्टी की बात सुननी होगी, उसे बोलते हैं ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम। रीजनड डिसीजन, ठीक है, जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजन्स, यानी कि अगर किसी ने जजमेंट पास कर दी, हमें पता तो हो किस रीज़न पे पास करी है, मतलब आपने ये जो डिसीजन पास करा है वो किस बेसिस पे पास करा है, ये पता होना चाहिए। तो हमें रीज़न चाहिए कि जो जज ने अपनी स्टेटमेंट पास करी है उसके पीछे क्या रीज़न था। एक कोर्ट जजमेंट कैन ओवरराइड कॉमन लॉ। एक कोर्ट का जो जज होगा ना, वो मतलब हमारी जो कॉमन लॉ बनी हुई है उसको ओवरराइड कर सकता है, बट नॉट स्टैट्यूटरी लॉ रिटन बाय अ लेजिस्लेचर। देखो यहाँ ना डिफरेंस होता है, कॉमन लॉ अलग है और स्टैट्यूटरी लॉ अलग है। स्टैट्यूटरी लॉ वो है जो लेजिस्लेचर बनाता है और कॉमन लॉ वो है जो नॉर्मली कॉमनली फॉलो की जाती हैं। लेकिन अगर एक जजमेंट पास हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जज इन कॉमन लॉ को माने, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर कॉमन लॉ में लिखा है तो वो उसको ओवरराइड कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, बट अगर हम देखें स्टैट्यूटरी लॉ तो वो ओवरराइड नहीं हो सकती। ओवरराइड मतलब आप इनको मत मानो और इनको मानो। बेसिकली कोर्ट का जज कॉमन लॉ को नहीं मानेगा, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी लॉ है उन्हें मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फोर्सिंग द लॉ। ठीक है, अब हम इन्फोर्स कैसे कर रहे हैं? वंस अ लॉ इज़ मेड इन पार्लियामेंट, एक बार लॉ बन गया पार्लियामेंट में, ये फिर हम इन्फोर्स कर देंगे, यानी कि अब चालू हो जाएगा ये। दैट मीन्स समवन शुड मेक श्योर पीपल फॉलो इट। किसी ना किसी को तो देखना पड़ेगा भाई, हमने लॉ बना दिया कि फॉलो करी जा रही हैं या नहीं करनी जा रही हैं। दिस वर्क इज़ डन बाय एग्जीक्यूटिव, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव मेक श्योर करेगा कि ये हो रहा है या नहीं। इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। इफ़ इट इज़ अ सेंट्रल लॉ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फोर्स इट, यानी कि कोई लॉ अगर हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी, वेरी गुड, धीरे धीरे करके याद आ रहा है, पुराना भी बैक हम पढ़ते रहेंगे। हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी कि 3 लिस्ट बनी थी, 2 बार क्यों रिपीट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, 3 अगेन सॉरी। तो पहली लिस्ट में क्या था? सेंट्रल लिस्ट थी। सेंट्रल लिस्ट में क्या था हमारी? सेंट्रल लिस्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। दूसरी में स्टेट लिस्ट थी जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, और दूसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है लॉ बनाने की। तो हम देख रहे हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई वो बनाया है लॉ, सेंट्रल लॉ,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेक करेगा कि वो बन रही है, वो फॉलो हो रही है या नहीं। इफ़ इट इज़ अ स्टेट लॉ, अगर स्टेट लॉ तो फिर स्टेट गवर्नमेंट चेक करेगी। और गवर्नमेंट वर्क इज़ डिवाइड इनटू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज लाइक, यानी कि अब भाई गवर्नमेंट खुद थोड़ी नहीं जाएगी घर घर देखने या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट ने भी अपने मिनिस्ट्रीज़ को डिफरेंट टाइप, अपनी पावर जो होती है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को दे रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वो जो कि फाइनेंस का काम देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। हर मिनिस्ट्री का काम होता है, मतलब हर मिनिस्ट्री किसके थ्रू चलाई जाती है, एक मिनिस्टर के थ्रू, और मैनेज कौन करता है उसको, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इनकम टैक्स एक्ट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं ना उसको कौन रखता है, उसका रिकॉर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच वर्क थ्रू CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स। ठीक है, बेसिकली अब हमें अपना जो लॉ है वो अप्लाई करना है कि अब हमने पार्लियामेंट से लॉ निकल गया है, अब हर इंडिविजुअल इस लॉ को अप्लाई करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना काम तो है नहीं, इतना खाली टाइम नहीं है कि वो हर जगह जा जा के देखे कि भैया कौन लॉ फॉलो कर रहा है और कौन नहीं। तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो मिनिस्ट्रीज़ बना देती है अलग अलग, हर चीज़ की एक अलग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस। अब हर एक मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर होता है जो कि मैनेज किसके थ्रू कराया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू। इसका एग्जांपल दे रखा है, अगर इनकम टैक्स एक्ट है तो उसको कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। विच वर्क थ्रू CBDT। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक पोर्टल के थ्रू काम करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इसमें ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी हमने ये सारे पढ़ा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर, कॉर्पोरेट अफेयर, लॉ एंड जस्टिस। चलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ अ की पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट मैनेज कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, ये की पार्ट होता है हमारे गवर्नमेंट का, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैनेज क्या करता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये टैक्स देखता है, फाइनेंशियल लॉ देखता है, कैपिटल मार्केट देखता है, बजट देखता है, और गवर्नमेंट फाइनेंसेस चेक करता है, प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है यूनियन बजट हर साल, और गाइड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पॉलिसी जो अफेक्ट करती हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों को। ये इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। फंक्शन याद करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। फंक्शन क्या क्या होता है, फाइनेंस मतलब पैसा, हमेशा ध्यान रखो जहाँ फाइनेंस की बात हो मतलब पैसे की बात हो रही है। तो टैक्स देखेगा, फाइनेंशियल लॉ देखेगा, कैपिटल मार्केट देखेगा, बजट देखेगा, गवर्नमेंट की फाइनेंस देखेगा, प्रिपेयर करेगा, प्रेजेंट करेगा हमारे यूनियन बजट को हर साल, और गाइड करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज अफेक्टिंग बोथ सेंट्रल एंड स्टेट को। इसका रेलेवेंस क्या देखा है, दिस मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट एज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट देयर वर्क स्पेशली रिलेटेड टू टैक्स एंड फाइनेंशियल ऑफिसर। अगर हम CA की बात करें ना तो CA, अगर कोई भी CA का नाम सुनता है ना तो वो टैक्स से रिलेट कर लेता है हम लोगों को कि यार CA है ना तो टैक्स की बात कर लो, इससे टैक्स बचा दे हमारे, ठीक है, हमारी जितने भी फाइनेंशियल लॉज चल रहे हैं ना उनको डील कर ले। इवन टॉप लीडर्स ऑफन prefer to keep their finance minister post due to its importance, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये एक इट इज़ द अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज होती हैं जिसमें होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। Also the apex controlling authority of one of the central commerce service namely Indian cost and management account service। ये सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। देखो एक छोटा सा टॉपिक था ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसकी भी कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली हमने लाइन से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, इसके डिपार्टमेंट कितने होते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है इकोनॉमिक अफेयर्स का। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारे इकोनॉमिक में क्या क्या चल रहा है, हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं, हमारी कितनी रेवेन्यू हो रही है, हमारी फाइनेंशियल सर्विस कौन कौन सी है, और इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कैसा है हमारा, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये सारे होते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। ये हमें याद ही करने पड़ेंगे। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पॉइंट है हमारे। पहला पॉइंट इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और पब्लिक एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आता है हमारा MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
एमसीए में क्या होता है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंडियन कंपनीज स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, एमसीए पता है क्या होता है, जब हमारी मतलब हमारी कंपनी में जितना भी काम होता है ना, वो सब हमें एमसीए पर अपलोड करना होता है। बेसिकली कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। इसके की पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर्स लॉ लाइक कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, एलएलपी एक्ट 2008, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, मेनली मैनेज बाय ICLS यानी कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर्स आर सेलेक्टेड थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। द टॉप पोजीशन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यानी कि DGCOA फिक्स्ड एट द एपेक्स स्केल फॉर ICLS यानी कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। एपेक्स स्केल होता है हाईएस्ट पेइंग स्केल। बेसिकली हमने एमसीए में कुछ ही नहीं पढ़ा। एमसीए क्या होता है, जो कंपनीज एक्ट में, एलएलपी में, इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, इन सब के इंफॉर्मेशन रखता है, उसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है हमारी कंट्री की, क्या क्या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं। होम मिनिस्ट्री इज़ हर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। डिपार्टमेंट क्या क्या होते हैं इसके, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स, होम, और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कौन कौन सी, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, ये होती है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। आई नो ये थोड़ा बोरिंग पार्ट है, मुझे भी लग रहा है, बट ये ना लर्निंग पार्ट है। अभी ये चैप्टर 1 है, ये थोड़ा बेसिक चैप्टर है। अब जो हमें मज़ा आएगा ना, वो आएगा हमें चैप्टर 2 में मज़ा। उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, सबसे बढ़िया और सबसे इजी चैप्टर है। लेकिन कोई नहीं, इससे फिनिश करो, ये भी इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा लर्निंग पार्ट है। नींद नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को, लॉ पढ़ते टाइम ऑब्वियस सी बातें नींद आती है, लेकिन नो, फाउंडेशन क्लियर करना है ना, फोकस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट मेनली लुक आफ्टर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। लॉ एंड जस्टिस कब काम करता है, जब हमारा इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट मेनली लुक, हाँ ये कब देखता है, जब इंटरनल सिक्योरिटीज़ और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हमारी हो जाती हैं, उसके बाद लॉ एंड जस्टिस आता है। ये एक्ट करता है इंडिया के इंटीरियर मिनिस्ट्री में एंड इज़ हेडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लर्निंग पोर्शन है। डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं इसके, लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। फिर आता है हमारा सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी होता है। ये किस चीज़ के काम आता है, फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ मार्केट इन इंडिया, यानी कि जितने भी हम शेयर्स के काम करते हैं, हम जब भी सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो हम क्या किस चीज़ की बात करते हैं, सेबी की, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 में एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड वाज गिवन स्टैट्यूटरी पावर ऑन 30 अप्रैल 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992 में। फिर हम पढ़ते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें भी पता है ये एपेक्स बैंक है हमारा, यानी कि हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई के पास पावर होती है करेंसी प्रिंट करने की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, इट इज़ द सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सबसे बड़ा बैंक होता है ये, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, क्या करता है, कंट्रोल करता है, इशू करता है और मेंटेन करता है किस चीज़ को, पैसे की सप्लाई को। इट इज़ ऑल्सो मैनेज द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या करता है, मैनेज करता है कंट्री के पेमेंट सिस्टम को और क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा यानी कि BRBNM इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ आरबीआई थ्रू विच इट प्रिंट्स एंड मिंट्स मतलब मेकिंग इंडियन करेंसी नोट इन 2 ऑफ इट्स करेंसी प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन नासिक
वेस्टर्न इंडिया एंड देवास सेंट्रल इंडिया। ठीक है, 2 जगह है, नासिक और देवास, वहाँ पे हमारी करेंसी प्रिंट होती है, एक वेस्टर्न इंडिया में और एक सेंट्रल इंडिया में। आरबीआई एस्टैब्लिश्ड द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज वन ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, आरबीआई ने क्या इस्टेब्लिश कर दिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश कर दिया, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है पेमेंट को और सेटलमेंट ऑफ सिस्टम इन इंडिया। डिपॉजिट इंश्योरेंस and credit guarantee corporation was established by RBI as one of its specialized division for the purpose of providing insurance of deposit and guarantee of credit facility to all Indian banks में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी मतलब, इंसॉल्वेंसी क्या हो गया, कोई एक इंडिविजुअल है और उसके पास मतलब उसका जो बिजनेस है वो डूब गया, कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं बचे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। बैंक्रप्सी हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी बंद, बैंक्रप्सी बहुत सारा लोन ले रखा है और पैसे पे करने के लिए है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ रेगुलेटरी फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज IPA, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स IP एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ IU इन इंडिया। छोड़ो, ये है इस्टेब्लिश कब हुआ, 1 अक्टूबर 2016 में। पावर गिवन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC। कवर क्या करता है, इंडिविजुअल को, कंपनी को, LLP को, पार्टनरशिप को। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड किस किस पे लग जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल पे भी लग जाएगा। अगर इंडिविजुअल डूब रहा है, कंपनी डूब रही है, LLP डूब रही है, पार्टनरशिप डूब रही है, खत्म हो रही है, बंद होने वाली है, तो क्या लग जाएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। एम क्या होता है, सिंपली एंड स्पीड अप रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, यानी कि जितने भी एसेट्स हैं हमारे, एक इंडिविजुअल के, कंपनी के, LLP के, पार्टनरशिप के, उनको बेको और जितनी भी लाइबिलिटीज़ इन सब के ऊपर हैं उन्हें पे कर दो। यूज़ NCLT एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर हैंडलिंग केसेस। जब भी ऐसे केसेस आते हैं ना तो हम NCLT याद करते हैं। NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब जब हम बिजनेस लॉ पढ़ेंगे ना तो अब आगे ना हमें पूरे टाइम ये NCLT वर्ड, ये समझ लो इतनी बार सुनने के लिए मिल जाएगा कि कुछ भी डिस्प्यूट हो गया NCLT के पास से लेकर, कुछ भी डिस्प्यूट हो गया NCLT के पास से लेकर। NCLT कौन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसका काम क्या रहता है कि केस हैंडल करती है और डिस्प्यूट सॉल्व करती है। नेक्स्ट क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है सिटीजन के बीच में, और बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, यानी कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। द फंक्शन ऑफ जुडिशियल सिस्टम आर रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट एंड कोर्ट्स, डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे, प्रमोट करेंगे फेयरनेस अमंग सिटीजन ऑफ द लैंड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे और इनके बाइंडिंग नेचर की। अगर हम देखें सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किस पे अप्लाई होता है, पूरी की पूरी कंट्री पे ही अप्लाई होता है, यानी कि बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट एज पर आर्टिकल 141। ये हमने पढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो हर कोर्ट पे अप्लाई करा जाएगा। मिडिल में क्या आता है, हाई कोर्ट। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में ही अप्लाई कराया जाएगा। और बाइंडिंग विद इन द स्टेट, परसुएसिव फॉर अदर स्टेट, यानी कि इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि जिस लॉ में, जिस स्टेट में इस हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास कर दिया वहाँ तो पास हो गई, और बाकी जो दूसरे अदर स्टेट हैं वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि भैया हमने ऐसा डिसीजन लिया था, अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लेना है तो ले लो वरना कोई बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स में ही अप्लाई करे जाएंगे। मस्ट फॉलो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। इनका काम क्या रहता है, इन कोर्ट का, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर मानते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट। इतनी देर से हम सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी होता है। इट इज़ एस्टैब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर्स होते हैं, 7। सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 7 मेंबर्स, याद रखने वाली बात। प्रेजेंटली, लेकिन अब प्रेजेंटली क्या हो रहा है, द नंबर हैज़ इंक्रीज टू 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यू to the rise in the number of cases and workload. An individual can seek relief in the Supreme Court by filing a writ petition under Article 32. हमें एक चीज़ और याद करनी है, पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर्स थे, 7, और अब कितने हैं, 34। प्रेजेंट में कितने हैं, 34 मेंबर्स
हैं अब प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि अब वर्कलोड बढ़ गया है, अब ज़्यादा काम आ गया है, ज़्यादा केसेस फाइल हो रहे हैं, इसलिए 7 मेंबर्स से हमारा काम नहीं चलेगा। अब हमने क्या कर दिया, हमने 34 मेंबर्स कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या आ जाता है हमारा, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए। हाई कोर्ट हैज़ अपीलेंट और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या बताया था हमने, यानी कि जब पहली बार कोई केस फाइल होता है। एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। However, Article 227 of the Indian Constitution limit a High Court supervisory power. In India, there are 25 हाई कोर्ट। इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में। 1 ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड 1 ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है। 6 स्टेट्स हेयर आर अ सिंगल हाई कोर्ट। 6 स्टेट हैं जिनके पास एक ही हाई कोर्ट है। एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन हाई कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट अंडर आर्टिकल 226 विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कैलकाटा का हाई कोर्ट है, जो कि 2 जुलाई 1862 में बना था। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है हमारा, बिलो द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट से नीचे होता है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील विद सिविल लॉ मैटर्स। सिविल लॉ क्या होता है, हमने बहुत सारे लॉ पढ़े थे, 4 लॉ पढ़े थे हमने बेसिकली। पहले था क्रिमिनल और सिविल। मेन जो होता है वो होता है क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल लॉ कौन सा होता है, जो बताता है क्राइम क्या होता है और जो उसको तोड़ता है उसको पनिशमेंट मिलती है। सिविल लॉ में क्या होता है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करे जाते हैं, उसे बोलते हैं सिविल लॉ। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम क्या रहता है कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करे, जितने भी डैमेजेस हो रहे हैं किसी को, वो क्लेम्स मिल जाए उनको। द कोर्ट सेशन डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स अंडर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। ए सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट इन्वॉल्व हो रही है, या फिर जो क्लेम कर रही है अदर पार्टी वो 2 करोड़ से ज़्यादा की है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने वो केस नहीं लेगा। वो कहाँ चला जाएगा, वो हाई कोर्ट में चला जाएगा। ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द पावर टू कंट्रोल। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितनी पावर है कंट्रोल करने की। कोर्ट गेट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड बाय देम। केसेस आर डिसाइड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच द parties reside or the property under dispute is situated। ठीक है, जहाँ पे हमारे पार्टीज़ होंगी या फिर जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस फाइल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अब हमारा ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स क्या क्या होते हैं, ये कहाँ इस्टेब्लिश करे जाते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो, 10 लाख हो या उससे ज़्यादा हो, वहाँ पे जो कोर्ट होते हैं उसे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बोलते हैं। अथॉरिटी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्टेशन ली जाती है और उसी के कंसल्टेशन के बेसिस पे उन्हें एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये क्रिमिनल केस हैंडल करते हैं, यानी कि ये जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं ये क्रिमिनल केस हैंडल करते हैं। इनके पास पावर होती है, जो पावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती है वही पावर सेम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होती है। ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और एक होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये सिर्फ सुन सकते हैं क्रिमिनल केस। ये देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये तो हैंडल करते हैं, यानी कि डिसीजन टेकिंग पावर इनके पास, ये सिर्फ सुन सकते हैं, दे कैन गिव एडवाइस, ये डिसीजन नहीं पास कर सकते। इनके पास भी पावर होती है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेम वही पावर इनके पास होती है। ठीक है, ये होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। अब हमने ये पूरा चैप्टर अपना कवर कर लिया है। अब जो हमारे पास आते हैं टेस्ट योर नॉलेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब आपको पढ़ना है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं, इन्हें भी लिख कर भेजो।
देखो, अगर आप लोगों को टेस्ट देना है ना, मैं इस चैप्टर का टेस्ट भी बना के आप लोगों से टेस्ट भी ले लूँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब लोग पढ़ाई करो अच्छे से। अभी तो ये हमारा चैप्टर 1 हुआ है, आगे वाले चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा बेसिक लेवल, फाउंडेशन लेवल था हमारा, मतलब बेसिकली फाउंडेशन तो है ही आप लोगों का, लेकिन ये एक हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं बिजनेस लॉ के लिए। जो अब आने वाले चैप्टर है ना, वो है इंटरेस्टिंग, उनमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से, एग्ज़ाम अच्छे से देना है सबको, तैयारी करो। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है तो मैं टेस्ट सीरीज़ भी ले आऊँगी आप सबके लिए। आप सब अपने टेस्ट लिखकर मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, बट वो सब आपके लिए पेड होने वाला है अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है। और बाकी आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो लोग भी पढ़ पाएँ, उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना चैप्टर 2 के लिए। बाय।